Sonnet number 2. When 40 winters shall besiege thy brow. विंटर्स यहां क्या इंडिकेट कर रहा है? उम्र के पड़ाव को, या विंटर्स इंडिकेट करता है ईयर्स को। किसको? वर्ष, ईयर्स। ठीक है, 16th सेंचुरी इंग्लिश में ईयर्स वर्ड को रिप्लेस करता था विंटर्स, जो आज के डेट में हम ईयर्स से रेफर करते हैं, वो 16th सेंचुरी लिटरेचर में विंटर्स से इंडिकेट किया जाता था। खास करके विलियम शेक्सपियर की रचनाओं में हमें विंटर्स शब्द देखने को मिलते हैं, और ये विंटर्स शब्द किसको इंडिकेट करता है? ईयर्स को। When 40 winters shall besiege thy brow, and deep trenches in thy beauty's field. ट्रेंच का मतलब होता है खाई, यानी कि गर्त, गड्ढे। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? खाई। जैसे इस दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा हिस्सा जो कि प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है, जिसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त, मरियाना की खाई कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वो है। तो उसी तरह से शेक्सपियर ने भी कहा, किसको कहा? डेडिकेशन की ये पोएट्री जो है, ये पोएम जो है सोनेट नंबर 2, ये सोनेट नंबर 1 के कंक्लूजन के बाद एक दूसरा सिरा शुरू करता है, किया है उन्होंने, जिसके थ्रू वो समझाना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को कि तुम 40 साल के जब हो जाओगे तब तुम्हारा हालत कैसा होगा, तुम्हारा बॉडी कैसा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? सोनेट नंबर 1 में विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को समझाया है कि आपको विवाह करना चाहिए और रिप्रोडक्शन करना चाहिए, यानी कि अपने ही जैसे अपने बच्चों को जन्म देना चाहिए आप लोगों को, क्लियर, शादी करके, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपकी अच्छाई इस दुनिया में बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि आपकी आइडेंटिकल कोई आए, और आइडेंटिकल यानी कि गुणों में आइडेंटिकल, यानी कि गुणों में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सिमिलर हो, तो वो संतान ही हो सकता है जो बाय डिफॉल्ट वो गुण लेकर पैदा होते हैं, क्लियर। तो ये सलाह देते हैं सोनेट नंबर 1 में, लेकिन सोनेट नंबर 2 में थ्रेटनिंग स्टाइल है, मतलब स्टाइल चेंज हो गया है वही कंटिन्यूएशन ही है, मतलब सोनेट नंबर 1 के ही कंटिन्यूएशन में सोनेट नंबर 2, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ऑल्दो ये सिलेबस में आपका नहीं है, लेकिन इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। सोनेट नंबर 1 के कंटिन्यूएशन में सोनेट नंबर 2 है, लेकिन इसका स्टाइल क्या है? वार्निंग। क्या स्टाइल है? वार्निंग, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सोनेट नंबर 1 में वार्निंग नहीं है, सोनेट नंबर 1 में रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है। सोनेट नंबर 2 में वार्निंग जाता है, या फिर कह सकते हैं आईना दिखाना कि आप देखो 40 साल के हो जाओगे तो कैसे दिखोगे। समझ में आया? आपके जो स्किन है, आपके जो चेहरा है, आपका जो ब्यूटी है, ब्यूटी किसको यहाँ पे रेफर करता है? फेस को। किसको रेफर कर रहा है ब्यूटी? फेस को, ठीक है। वो फील्ड का मतलब एक मैदान। तो आपकी जो यहाँ पे देखिए ब्यूटी फील्ड, एक तरह का और सेंस दिखाया जाता है जवानी को, यूथ को, ठीक है ना। इन दाय का मतलब आपका, दाय का मतलब आपका, तो आपकी जो युवावस्था है, ठीक है, उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? गड्ढे पड़ जाएंगे, ठीक है। Thy youth's proud livery, so gazed on now, will be a tattered weed of small worth held. यानी कि यहां पे अब कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सोनेट नंबर 1 या जो प्रोक्रेशन सोनेट्स हैं, वो सोनेट बेसिकली किस थीम को इंडिकेट करते हैं? तो एग्रीकल्चर को। क्या आंसर था? एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर कल आप लोगों को लग रहा होगा कि एग्रीकल्चर कैसे, तो आज देख लीजिए, जब आप सोनेट नंबर 2 पढ़ते हैं तो यहाँ फील्ड है ना, यानी कि पेजेंट्री मूड में है। शेक्सपियर किस मूड में है? पीजेंट मूड। पीजेंट समझते हैं क्या होता है पीजेंट? बताइए। फार्मर, वेरी गुड, किसान लोग, करेक्ट। तो जो पीजेंट्री मूड में आ चुके हैं शेक्सपियर, यानी कि वो अब हर चीज को किस नजरिए से दिखा रहे हैं? प्रकृति के नजरिए से, क्लियर है ना। इसलिए ऐसे भी कहा जाता है इनको पोएट ऑफ नेचर। क्या कहा जाता है इनको? पोएट ऑफ नेचर। इन्होंने ज्यादातर जो पोइट्री की है, जैसे आप सोनेट नंबर 130 भी देख लीजिए, ठीक है, सोनेट नंबर 130 हम लोग को पढ़ना है, उसमें भी क्या है, सिलेबस में नहीं है ऑल्दो वो, लेकिन उसको पढ़ना है, तो उसमें भी क्या दिखाया गया है? बोलिए। तुलना दिखाई गई है ना, तुलना दिखाई गई है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा
कि कल के क्लास में या परसों क्लास में हमने समझा था पिछले क्लासेस में कि विलियम शेक्सपियर की सारी 154 कविताओं सोनेट्स को, ठीक है, दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1 से लेकर 126 तक और 127 से लेकर बाकी के 154 तक। तो जो लेटर पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है, यानी 127 से लेकर 154, ये किस तरह की कविताएं हैं? डेडिकेटेड टू डार्क लेडी, है ना। तो यानी कि जब हम सोनेट नंबर 130 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है? डार्क लेडी की। किसकी चर्चा हो रही है? डार्क लेडी की। अब देखिए, डार्क लेडी की चर्चा हो रही है ना, लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने डार्क लेडी का कंपैरिजन नेचर से किया है। किससे किया है? नेचर से। समझ में आई बात? तो वो हम लोग पढ़ेंगे। कुछ वैसा अंश दिखता है, when 40 winters shall besiege thy brow and they dig deep trenches in thy beauty's field। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्यूटी के, यानी कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन या जो ए यंग पर्सन को मैसेज दिया जा रहा है शेक्सपियर के द्वारा, तो शेक्सपियर क्या कह रहे हैं कि किसी यंग व्यक्ति के ब्यूटी फील्ड, ब्यूटी के यानी सुंदरता नुमा खेत, ठीक है, में गहरे गड्ढे, गहरी खाइयां कौन खोद देगा? बताइए, आंसर क्या होगा? टाइम। टाइम, वेरी गुड। 40 विंटर, वो एज है ना। दाई यूथ प्राउड लाइवरी सो गेज्ड ऑन नाउ, जो तुम्हारी जो युवावस्था है जिसको लोग अभी भी घूरते हैं, अभी भी निहारते हैं, विल बी टैटेड वीड, वो एक दिन क्या रहेगा? वीड का मतलब क्या होता है बताइए? खेती बाड़ी करते होंगे तो वीड का मतलब जानते होंगे, खरपतवार। वेरी नाइस, यस। तो तुम्हारी जो युवावस्था जिसको लोग अभी घूर घूर कर देखते हैं, निहारते हैं, वो महज क्या बनकर रह जाएगी? एक सूखी हुई, बिखरी हुई खरपतवार के जैसी, ठीक है। ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड, जिसका कोई, यहाँ पे स्मॉल वर्थ का मतलब क्या है? नाम मात्र का कद्र, मतलब कद्र नहीं रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे शेक्सपियर का टैक्टिक्स देखिए, वो अपने फ्रेंड को कद्र से अलग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारी इज्जत फिर भी रहेगी भाई, लेकिन कितनी रह जाएगी? थोड़ी सी रह जाएगी। उस, है ना, उम्र के पड़ाव में तुम्हारी इज्जत बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बस इज्जत घट जाएगी, ठीक है। देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, तो तब पूछना कि कहां चली गई सारी सुंदरताएं, है ना। देन बीइंग आस्क्ड, अगर तुमसे पूछेगा कि यस, यहाँ पे विल बी टैटर्ड है, तो टैटर्ड का मीनिंग क्या होगा? टैटर्ड बेसिकली यहाँ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि बिखरा हुआ होना, टैटर्ड, सूखा हुआ, ठीक है, टैटर्ड, ठीक है। बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? टैटर्ड वीड का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ खरपतवार होता है बेसिकली। नहीं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है ये बताइए, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, बताइए। खरपतवार यहाँ किसको दिखा रहा है? ब्यूटी को, उसकी ब्यूटी को। हाँ, जो होता है ना कि एकदम बिखर सा गया है, मतलब कोई चीज पुराना हो चुका है, एकदम बर्बाद हो गया है ना, उसी को कहते हैं टैटर्ड। जैसे आपके मान लीजिए कोई कपड़ा है हमारे पास, ठीक है, अगर उसको हम दिन भर धूप में छोड़ दें, कैसा होता है? रंग धीरे धीरे उसका फीका होने लगता है। अगर हम उसको साल भर धूप में ही डाल के छोड़ दें, अलग अलग मौसम झेले, वो कैसा दिखता है? टैटर्ड, उसी को कहते हैं टैटर्ड। क्लियर है? तो उसी तरह से तुम एक खरपतवार जैसे बन के रह जाओगे, जिसका खेत में भी ज्यादा कोई मोल नहीं है, जो दिखेगा भी नहीं दूर से, मतलब उस तरह के बन जाओगे, वो कहना चाह रहे थे, समझे। देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल दाई ब्यूटी लाइज, तब तुमसे अगर कोई पूछेगा कि आपकी जो सुंदरता है वो अभी कहां है, ठीक है। वेयर ऑल द ट्रेजर्स, और वेयर ऑल द ट्रेजर ऑफ दाई लस्टी डेज, और आपके उन पुराने दिनों का, यानी लस्टी डेज, देखिए यहाँ लस्टी बेसिकली अट्रैक्टिवनेस को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे लस्टी डेज बेसिकली किसको कह रहे हैं? युवावस्था। किसको कह रहे हैं? अट्रैक्टिव डेज। सो वेयर ऑल द ट्रेजर्स ऑफ दाई लस्टी डेज, मतलब कहां है आपके पुराने युवावस्था के सुनहरे दिन, सुनहरे पल, ठीक है। टू से विद इन दाइन ओन, टू से विद इन दाइन ओन डीप संकन आईज, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है क्या? देखिए टोन यहां से चेंज होता है थोड़ा सा, और कहता है क्या? टू से, कहने के लिए होगा, विद इन दाइन, कि आपके आंखों के डीप संकन आई, संकन मतलब उन डूबी हुई आंखों के गहराइयों में, ठीक है। वेयर एन ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज,
मतलब अब यहाँ पे क्या है कि एक तरह से कहा जा रहा है, क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वेर ऑल जो थे, ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज। थ्रिफ्टलेस मतलब क्या होता है? थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस जैसा, है ना? थ्रिफ्टलेस प्रेज मतलब बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वेर ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रिफ्टलेस प्रेज मतलब उन आंखों में जो चमक थी, या जो उसे कह सकते हैं कि जो सुंदरता जो रहती थी, एग्जिस्ट करती थी, वो डूबी हुई आंखों से पता चलता है कि वो अब समाप्त हो चुका है, वो अब खत्म हो चुका है। क्लियर? हाउ मच मोर प्रेज deserved thy beauty's use, if thou couldst answer, this fair child of mine shall sum my count and make my old excuse। बहुत मीनिंगफुल है ये वाला लाइन, ठीक है? दिस फेयर जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिख रहा है, दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन मतलब क्या पूछ रहा है? तुम शर्म से डूब मरोगे, या तुम्हें शर्म आएगी ये कहते हुए कि तुम्हारी सुंदरता का प्रतीक कौन है? ठीक है, समझे? काश तुम ये जवाब दे पाते कि देखो यही मेरा बच्चा है, यही फेयर चाइल्ड ऑफ माइन है, जो मेरे पुराने दिनों की याद दिलाएगा। समझ में आया? तो इतना मतलब इन डेप्थ सेंस है इसका। एनी डिफिकल्टी? कपलेट पर आता है, ठीक है ना? टोन कहां से चेंज हुआ? टोन कहां से, वोल्टा कहां आया बताइए, कब आता है? थर्ड क्वार्टरेन में, है ना? तो यहां थर्ड क्वार्टरेन में वोल्टा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? यस। तो यही चीज था, हम लोग इसी को फिर से रेफर कर रहे थे, ठीक है? तो वोल्टा फिर से हमें दिखाई देता है ना? सो अब कपलेट पर आ जाते हैं। दिस वर टू बी न्यू मेड दाउ आर्ट ओल्ड एंड सी दाई ब्लड वॉर्म व्हेन दाउ फीलस्ट इट्स कोल्ड। मतलब बताइए, दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड मतलब कुछ नया तो तुमको बनाना ही होगा अगर तुम ओल्ड होते जा रहे हो तो। मतलब यहां पे देखिए, सोनेट नंबर 2 बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के एज का, बढ़ते हुए उम्र का, ठीक है? इट्स इंडिकेटिंग दी ग्रोइंग ओल्डर ऑफ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के बढ़ते हुए उम्र को रेफर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? शेक्सपियर है ये सोनेट नंबर 2, ठीक है? सोनेट नंबर 2, एंड सी दाई ब्लड वॉर्म। और अगर ऐसा होता तो आप उसकी गर्म खून में, ठीक है, राइट, देख सकते क्या? व्हेन दाउ फील्स को, जब आप ठंडे पड़ जाते तो अपने संतान के ब्लड में आपको अपने पुराने दिनों की गर्मी दिखती, ठीक है? मतलब यहां पे देखिए कपलेट क्या दिखाता है, पूरा सार समरी दिखाता है सोनेट का। तो जब कपलेट की बात करेंगे तो वो वोल्टा को भी थोड़ा इंक्लूड करेगा और फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टरेंस को भी इंक्लूड करेगा। तो यहां पे वही दिख रहा है कि दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, यानी कि एक संतान की ओर, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए शेक्सपियर कहते हैं कि इसे, ठीक है, यानी कि ये नया चीज बनना चाहिए था आपके द्वारा, ठीक है? समझे? When thou art old, क्योंकि जब आपकी जो उम्र है वो ओल्ड हो जाए, ओल्ड एज पर आ जाए, एंड सी दाई ब्लड वॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन में, कपलेट के लैटर पार्ट में, कि जब आपका जो ब्लड है वो ठंडा पड़ जाए, मतलब आप बिल्कुल वो बूढ़े हो जाएं, ठीक है ना? तो आप कह सकें कि क्या देख सकें, एंड सी दाई ब्लड वॉर्म, ठीक है? कि ताकि उस बच्चे के अंदर अपना वो पुराने दिनों का गर्म खून देखे। गर्म यहाँ देखिए, वार्म ब्लड इंडिकेट कर रहा है किसको, लिख लीजिए, वार्म ब्लड इज इक्वल टू हाँ यंग वन। वार्म ब्लड इज इक्वल टू यंग वन एंड कोल्ड ब्लड इज इक्वल टू ओल्ड वन। कोल्ड ब्लड ओल्ड, है ना?
So now we are stepping ahead to understand something more. Alright, so चलिए देखते हैं और इसमें क्या है। तो ये तो हमने समझा सोनेट नंबर 2। क्या समझा हमने? सोनेट नंबर 2 है ना, एक्सप्लेन हमने किया, इसका समरी समझने की कोशिश की हमने। अभी हम लोग समझते हैं कि इस पोएम में क्या है। तो देखिए, अबाउट दिस पोएम और अबाउट द पोएम, राइट? सो व्हाट डू वी सी इन दिस? से दिस सोनेट इज द सेकंड वर्क ऑफ शेक्सपियर्स रिप्रोडक्शन वर्क्स। रिप्रोडक्शन वर्क्स किसे कहा जाता है, या रिप्रोडक्शन वर्क्स को और किस नाम से जानते हैं? प्रोक्रिएशन वर्क। Procreation works. So this sonnet is the second work of Shakespeare's reproduction or procreation works. Proceeding the last known point of interest, the speaker keeps on making an endeavor to persuade. Persuade का मतलब मनाना. Persuade the young fellow to repeat. मतलब सोनेट नंबर 1 में जिस तरह से एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की गई है एक यंग मैन में टू रिप्रोड्यूस, तो वही चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ परसुएसिव मैनर में कहा जा रहा है शेक्सपियर के द्वारा उस यंग फेलो को, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है। द ब्रेविटी ऑफ एक्सेलेंस एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्लड आर सिग्निफिकेंट टॉपिक्स इन दिस वर्क। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताइए? कंटिन्यूएशन ऑफ ब्लड, यानी कि खानदान का चलता रहना, वंश का चलता रहना, वो भी दिखाया जा रहा है, वो भी इसका एक थीम है। क्लियर? और द ब्रेविटी ऑफ एक्सेलेंस, मतलब बताइए द ब्रेविटी ऑफ एक्सेलेंस का मतलब क्या होता है? जो हुनर होता है, जो टैलेंट होता है, ठीक है, उसका कद्र, राइट, उसकी कंटिन्यूटी, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द टॉपिक्स। ओके, सो नाउ वी आर स्टेपिंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सोनेट 2 का सेटिंग क्या है, यानी कि किस तरीके से ये सोनेट 2 जो है उसको सेट किया गया शेक्सपियर के द्वारा। फाइन, वेरी मच लाइक शेक्सपियर सोनेट 1, यानी कि शेक्सपियर के सोनेट 1 की तरह सोनेट 2 भी एक रिप्रोडक्शन वर्क है, ठीक है। और ये किसमें है? फर्स्ट पार्ट, जिसको कहते हैं फेयर यूथ, है ना, फेयर यूथ सक्सेशन। जो फर्स्ट पार्ट है उसको नाम ही दिया गया प्रोक्रिएशन या फेयर यूथ। तो फेयर यूथ की कविताओं में से अगला कड़ी या कह सकते हैं अगला जो पॉइंट था वो था ये सोनेट नंबर 2। वंस मोर इट बार्गेन, एक बार फिर यहाँ पे बार्गेनिंग होता है। बार्गेन का मतलब क्या होता है? तोल मोल करके किसी को मना लेना, परसुएड कर लेना। विद द फ्लीटिंगनेस ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस, यानी फ्लीटिंगनेस का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्सेलेंस है, ठीक है, वो बहते बहते समय के साथ चला जाता है आगे। एंड हाउ दैट ट्रांजिएंट थिंग, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कम समय के लिए टिके, जो बहुत ही कम समय के लिए टिके, ट्रांजिएंट थिंग, जिसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? ट्रांजिएंट को और एक वर्ड में क्या कह सकते हैं आप? टेम्पररी। क्या कह सकते हैं? टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी, करेक्ट, फाइन। इवेनेसेंट थिंग कैन बिकम एक्सट्रीमली ड्यूरेबल, ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बन सकता है। ट्रांजिएंट चीजें ड्यूरेबल हो सकती हैं, प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन कैसे? तो यहां बोला जा रहा है क्या? थ्रू द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, यानी कि अगर हमारी प्रजाति जिंदा रहे, टिकी रहे, तभी हम इस दुनिया में अपने एक्सेलेंस को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा, है ना। शेक्सपियर को इस बात का डर था। जस्ट लाइक सोनेट 1, सोनेट 1 की तरह दिस सोनेट डिस्टर्ब द आइडिया ऑफ सेंसुअल रोमांस। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा खास पॉइंट है, बहुत ज्यादा खास पॉइंट है। सोनेट 1 से, सोनेट नंबर 1 से विलियम शेक्सपियर ने, सोनेट नंबर 1 से विलियम शेक्सपियर ने उस समय यानी कॉन्टेम्पररी पोएट्स को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इस तरह की कविताएं लिखी थी, क्योंकि उस समय के ज्यादातर पोएट्स क्या कर रहे थे? उस समय के ज्यादातर पोएट्स कर रहे थे सेंसुअल लव को रिप्रेजेंट अपनी पोएट्री में। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसुअल लव? बताइए।
बताइए। सेंसुअल लव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कार्नल लव को। किसको? CARNAL, कार्नल लव। कार्नल लव सुने हैं या नहीं सुने हैं? कार्नल, सेंसुअल रोमांस, ये सारे चीज इंडिकेट करते हैं फिजिकल रोमांस को, फिजिकल अट्रैक्शन को, फिजिकल लव को, ठीक है, राइट, जिसको शेक्सपियर ने क्रिटिसाइज कर दिया। यानी शेक्सपियर उसी को ऐसा रूप दिया उन्होंने। ऑल्दो देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, फिजिकल एक्शन ही तो है, लेकिन कहने का तरीका तो अलग है ना। रास्ते में चलते हुए किसी लेडी को अगर आप बोलेंगे ओ माँ, तो वो आपको इज्जत भरे बात, मतलब आपसे बहुत ढंग से पेश आएगी। ऑल्दो आपने अगर ऐसा कह दिया किसी को, अगर आप मान लीजिए राह चलती औरत को आप कहते हैं मेरे पिता की पत्नी, तो वो आपको मारेगी। भले आप देखिए सेंस वही है, माँ, आपके पिता की पत्नी माँ कहलाती है, लेकिन आप किसी लेडी को अगर माँ कहते हैं डायरेक्ट, तो आपको वो ठीक से आपसे वो पेश आती है ना। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि तुम मेरे पिता की पत्नी हो, तो वो बिल्कुल आपको पीटेगी, करेक्ट। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, शेक्सपियर ने सेंसुअल रोमांस जो उस समय ट्रेंड में था पोइट्री में, उसको डिस्टर्ब कर दिया अपने तरीके से। इनका तरीका इतना डिफरेंट हुआ, ठीक है। इन्होंने बोला कि यू शुड, इन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे एक होता है ना, मान लीजिए कोई कवि है, वो किसी लेडी की ओर इशारा करते हुए कह रहा है लेट्स मेक लव, तो कितना चीप लगेगा, नहीं लगेगा, और भद्दा सा लगेगा। शेक्सपियर ने क्या कहा अपने दोस्त को, गेट मैरिड, राइट, प्रोड्यूस अ सन और डॉटर, सो दैट आपकी जो एक्सेलेंस है वो अगली पीढ़ी तक जाए। देखिए सेंस वही है ना, जबकि उससे भी ज्यादा है, हाई लेवल पर है, लेकिन कहने का तरीका इतना अच्छा है कि शेक्सपियर को कभी इसके लिए क्रिटिसाइज ही नहीं किया गया, ठीक है। तो बस वही है कि सोनेट नंबर 1 की तरह ये सोनेट जो है, यानी सोनेट 2 जो है, वो भी डिस्टर्ब कर देता है किसको, द आइडिया ऑफ सेंसुअल रोमांस। क्लियर है ना। नॉर्मल टू वर्क्स अराउंड देन, उस समय सेंसुअल रोमांस या फिजिकल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उस समय की पोइट्री में बहुत ज्यादा प्रतिबिंबित थे, बहुत ज्यादा दिखते थे। क्लियर है, जिसको कि शेक्सपियर आकर क्या कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। इन दिस वर्क द स्पीकर कीप्स ऑन बेगिंग, इस कविता में सोनेट नंबर 2 में जो स्पीकर है ना, यानी शेक्सपियर है, वो अपने फ्रेंड से भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्लियर, किस चीज के लिए भाई, begging the wonderful young fellow to defeat his self fixation। बोल रहे हैं कि तुम इतना जिद्दी मत बनो, इतना कहते हैं ना वो, संत मत बनो, ठीक है, इतना ऐसे अकड़ू मत बनो, ठीक है। अगर तुम्हें प्रेम होता है तो प्रेम करो, शादी करो, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करो। कितना देखिए डिफरेंट वे में चले जा रहे हैं वो। टू हैव एन एग्जिस्टेंस इन आइसोलेशन एंड रिप्रोड्यूस, मतलब अकेले में, तन्हाई की गहराई में मत रहो, ठीक है ना, क्या करो, रिप्रोड्यूस करो। रिप्रोड्यूस का मतलब सिंपल सी बात है, जनरेशन को आगे बढ़ाओ। क्लियर है, ये सेंस है टोटल। कहीं कोई समझने में परेशानी है तो पूछिएगा। डिफिकल्टी, चलिए अब देखिए यहां पे हम समझ लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो यूज किए गए हैं इस सोनेट में, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है, अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो मेटाफर्स जो प्रयोग किए गए हैं इस कविता में, तो लाइन 1 में विंटर्स और बिसीज, ठीक है। विंटर्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है, उम्र को, बिसीज यानी कि, ठीक है ना। लाइन 2 देखिएगा, लाइन 2 में डीप ट्रेंचेस, ब्रोड, ठीक है, ये किसको रेफर करता है, मैंने बोला था ना कि जब स्किन पे गड्ढे पड़ जाएंगे तो रिंकल्स इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रिंकल्स, ठीक है ना। उम्र के ढलान के साथ है ना, शरीर पे या चेहरे पे, यू नो, लाइक स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं। लाइन नंबर 3 में यूज प्राउड लाइब्रेरी, ठीक है, ये इंडिकेट करता है जवानी के उन अच्छे सुनहरे पलों को। टैटर्ड वीड, मैंने बताया था टैटर्ड वीड किसको इंडिकेट करता है, बताइए। मैंने एक्सप्लेन किया था ना, बताइए टैटर्ड वीड किसको इंडिकेट करता है। आपका 40 इयर्स जब आपका मतलब पूरा बेरंग से दिखोगे, हाँ, मतलब टैटर्ड वीड मतलब होता है कि उम्र के साथ जब शरीर काम नहीं करेगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, उसको इंडिकेट किया जा रहा है किसके थ्रू, टैटर्ड वीड के थ्रू, है ना। ट्रेजर ऑफ द लस्ट ऑफ दाई लस्टी डेज, मतलब आपके उन पुराने दिनों के सुनहरे पल, है ना, उसको इंडिकेट कर रहा है ये। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे, ये भी एक डिवाइस है जो यूज किया गया है, बताइए एलिट्रेशन क्या होता है। करेक्ट, रिपीटेशन,
यस, तो रिपीटेशन जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। इफ यू वांट यू मे टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझने की कोशिश करेंगे हम लोग समरी। क्या समझेंगे? समरी ऑफ द पोएम, ठीक है। सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द समरी ऑफ सोनेट नंबर 2। ओके, दिस पोएम कंप्राइजेस ऑफ 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट। अब जाहिर सी बात है, सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, फॉर्मेट या स्ट्रक्चर क्या होता है? 3 क्वार्ट्रेन होगा और एक कपलेट, है ना। इट फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ, अब राइम स्कीम क्या है भाई इसका? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ और जी जी। टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट। दिस सोनेट गोज ऑन अलोंग दीज लाइन्स एज सोनेट 1, यानी कि ये सोनेट जो सोनेट नंबर 1 जो खत्म हुआ था ना, उसके कपलेट का जो हिस्सा था उसी से आगे बढ़ता हुआ सोनेट है, ठीक है। मतलब अगर आपने सोनेट नंबर 1 पढ़ा है, जैसे कि हमारे सिलेबस में अगर सोनेट नंबर 1 दिया है, तो एज अ स्टूडेंट आपको सोनेट नंबर 2 जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, एज अ स्टूडेंट, ठीक। अगर कह सकते हैं एज एन एस्पिरेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम आप पढ़ रहे हैं सर, तब तो आप सिर्फ वो भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट as a student you should go through sonnet number 2 if you have gone through sonnet number 1. So this sonnet goes on along with or along these lines as sonnet 1, with the speaker attempting to entreat. What do you mean by entreat? Entreat का मतलब क्या होता है? entreat का मतलब होता है किसी को बहलाना फुसलाना, मनाना, ठीक है, persuade करना। सो स्पीकर इसमें क्या कर रहा है? एक यंग फेलो को एंट्रीट कर रहा है, मना रहा है, क्या करने के लिए? टू रेप्रोड्यूस, संतान उत्पन्न करने के लिए। येट देयर इज अ स्लाइट कॉन्ट्रास्ट इन द स्पीकर कंटेंशंस दिस टाइम। लेकिन सोनेट नंबर 1 की तरह ये सोनेट नंबर 2 नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्पीकर का जो तरीका है उसमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है ना। इन शेक्सपियर सोनेट 2, the speaker requests that the young fellow envisions a period of the future when he would be old। क्योंकि देखिए, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि सोनेट नंबर 1 जो था वो सिंपल रिक्वेस्ट दिखाया गया था एक यंग फेलो की तरफ, एक स्पीकर के द्वारा या शेक्सपियर के द्वारा। लेकिन सोनेट नंबर 2 में एक क्या है? वार्निंग है। क्या है? वार्निंग है, एक चेतावनी की तरह है कि अगर तुम शादी नहीं करते हो, अगर तुम अपना कह सकते हो, अगर तुम रिप्रोड्यूस नहीं करते हो, तो उम्र के एक ऐसे दहलीज पर पहुंच जाओगे जहां तुम कैसे दिखोगे वो देखो। उसका रूप दिखाने की कोशिश किया गया है इस सोनेट में, क्लियर है, शेक्सपियर के द्वारा। He let him know that because, अब देखिए यहाँ पे जो स्पीकर है वो यंग मैन को, ठीक है, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि समय के साथ, बाय द प्रोग्रेशन ऑफ टाइम, हिज एक्सेलेंस विल बी लॉस्ट। उसका जो एक्सेलेंस है वो खत्म हो जाएगा, और उसके जो चेहरे हैं, हिज फेस, उसका जो चेहरा है, हिज फेस वुड बी लाइन्ड एंड बैडली रिंकल्ड, और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। हिज आईज वुड बी डिप्रेस्ड, डिप्रेस मतलब धंस जाएंगे, उसकी आंखें क्या हो जाएंगी? धंस जाएंगी, ठीक है। इंडिविजुअल्स वुड पॉन्डर वेयर ऑल हिज मैग्निफिसेंस डिसअपीयर्ड, और यंग जो या जवान जो लोग होंगे जो शादी नहीं करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तो ये सोचेंगे क्या कि उनका जो मैग्निफिसेंस था, उनका जो शानदार होने का जो गुण था, वो शानदार जो दिखते थे, वो कहाँ गया? उनका वो कह सकते हैं ना, वो छवि कहाँ चली गई? इन द इवेंट दैट ही वुड हैव पोस्टेरिटी इन सच सर्कमस्टेंसेस, ही वुड हैव द ऑप्शन टू पॉइंट टुवर्ड्स हिज किड। यदि वो विवाह कर लेते हैं, यदि वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उनके पास ऐसे मौकों पे, जब उनको ऐसा याद आए कि अरे मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, तो कम से कम उनके पास एक विकल्प रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा, क्या करने का? टू पॉइंट टुवर्ड्स हिज किड, अपने बच्चे की ओर इशारा करने का या उसकी ओर देखने का। क्यों? टू शो द कंटिन्यूएशन ऑफ हिज मैग्निफिसेंस एंड यूथ, है ना, ताकि उसको अपने वो सुनहरे दिन, अपना जो वर्चस्व रहा या अपनी जो जवानी के दिन थे, वो उसको देखकर उसको याद आए। द मैन
would himself be stimulated in his more established days by seeing his own magnificence and youth in front of his eyes. और ये देखकर एक आदमी और ज्यादा प्रभावित और उद्वेलित होता है, खुश हो जाता है, ठीक है, कि उसी का स्वरूप, उसी का जो छवि है, उसी का जो इमिटेशन है, उसके सामने पलता बढ़ता दिखाई दे. क्लियर? तो ये और एक बड़ी अच्छी सी बात होगी. शेक्सपियर समझा रहे हैं किसको? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को. किसको? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को. चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ एमसीक्यूज. ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई है ना? इसी के कंटिन्यूएशन में है सोनेट नंबर 3 जो कल पढ़ना है ना, जो आपके सिलेबस में भी है. ठीक है, सोनेट नंबर 3 इज देयर इन द सिलेबस ऑफ योर्स. क्लियर? तो वो हम लोगों को पढ़ना है. बट अब देखिए क्या फायदा हुआ आप लोगों को. सोनेट नंबर 1 पढ़े, अगर हम लोग डायरेक्टली सोनेट नंबर 3 पढ़ते तो ठीक है, पढ़ तो लेते, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं रहती. समझ में आई बात? जितने भी मेजर सोनेट्स है ना, सारा पढ़ लीजिए. ठीक है, मेजर सोनेट्स. क्लियर? ताकि देखिए शेक्सपियर को आप अच्छे से समझ लीजिए. अच्छा, विलियम शेक्सपियर, अच्छा चलिए इसमें भी क्वेश्चन आएगा. तो एमसीक्यूज जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लगभग मान लीजिए 10-12 क्वेश्चन करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पढ़िए सब लोग. क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द नेम ऑफ शेक्सपियर बर्थ प्लेस. शेक्सपियर का जन्म कहां हुआ? ठीक है, एनी आइडिया? चलिए आंसर दीजिए सब. यू हैव दीज ऑप्शंस. यहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए. ऑप्शंस देखकर बताइए. सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन. सेकंड ऑप्शन है स्ट्रैटफोर्ड एट एवन. सी है एवन और डी है नन ऑफ दीज. ऑप्शन ए. चलिए बाकी लोग भी देखते हैं क्या कर रहे हैं. सभी लोग कोशिश कीजिए कि बताएं, एटलीस्ट माइक अनम्यूट कर पाएं. और आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर बोलें. बी ऑडिबल. ऑप्शन बी. चलिए बहुत लोगों को लग रहा है ऑप्शन बी है ना, कुछ लोगों को ऑप्शन ए भी लगा है ना. ऐसे कितने लोग जिनको आइडिया ही नहीं है? How many of you don't even understand the question? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया? ऐसे भी कोई है क्या? Tell me. सिंपल सा प्रश्न है कि शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ. जन्म स्थान, विलियम शेक्सपियर का जन्म स्थान. No idea. Okay, so let's proceed towards the answer. The right answer is A, Stratford upon Avon. ठीक है, Stratford upon Avon. ठीक है. अच्छा, शेक्सपियर इंग्लिश के अलावा कौन सा लैंग्वेज जानते थे? हमने समझा था जॉफ्री चौसर को. आप बताइए जोत्स्ना, आप बताइए जॉफ्री चौसर को कौन कौन से लैंग्वेज में एक्सपर्टाइज हासिल था? आप बताइए. फ्रेंच एंड लैटिन. गुड. ठीक है, पढ़े थे ना क्लास में. चलिए ठीक है, आप लोग बताइए. फ्रेंच एंड लैटिन आता था ना जॉफ्री चौसर को? यस. इन्फ्लुएंस थे वो. शेक्सपियर को इंग्लिश के अलावा कौन सा लैंग्वेज आता था जिसमें वो थोड़ा एक्सपर्ट थे? बताइए. उन्होंने स्टडी किया था. सर रोमन लैंग्वेज. रोमन तो उनका स्क्रिप्ट हो ही गया इंग्लिश में, है ना. ठीक है. अगर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तब तक रोमन को एक्सेप्ट कर चुका था, ठीक है, तो एक एज अ लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं. चलिए ग्रीक भी पता था. क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? You can see, you can visualize the question, right? Who affirmed that Shakespeare knew Greek? है ना. शेक्सपियर को ग्रीक भाषा भी आती थी. और इस बात को कंफर्म किसने किया? बताइए.
शेक्सपियर को ग्रीक भाषा आती थी और इस बात को कंफर्म किसने किया? बताइए, अटेम्प्ट कीजिए ना, गलत होगा। ठीक है, बेन जॉनसन। बताइए। बेन जॉनसन। चल, वेरी नाइस, बेन जॉनसन। द राइट आंसर इज बेन जॉनसन। ठीक है, चलो, let us see the next question. Shakespeare addressed the second group of his sonnets to the dark lady. ठीक है, शेक्सपियर ने जो अपनी कविता है, यानी जो सोनेट्स हैं टोटल शेक्सपियर के, उसमें जो लैटर पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 शायद स्किप हो गया ना, होल्ड ऑन। Yes, question number 3 है, the first folio edition of Shakespeare play was printed in. बताइए, शेक्सपियर का the first folio edition of Shakespeare play was printed in. बताइए जल्दी, सभी लोग ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। 1623। 1623। तो दो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एक टाइपोस्ट है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम आ गया है। ठीक है, बाय मिस्टेक, सो द राइट आंसर इज 1623। ठीक है, तो यहाँ हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं, ऑप्शन की ओर नहीं, क्योंकि ऑप्शन फिर कंफ्यूजन है यहाँ पे, है ना। बाय द वे, लेट्स प्रोसीड। अब आ जाता है वही क्वेश्चन फिर से जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे अभी, है ना, कि शेक्सपियर ने अपने लैटर पार्ट ऑफ सोनेट, यानी कि सोनेट नंबर 127 से सोनेट नंबर 154 तक के पोएट्री को, यानी कि सोनेट्स को द डार्क लेडी को समर्पित किया है। और ये डार्क लेडी बेसिकली किसको रेफर करता है, किसको एड्रेस करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, एनी हैथवे। एन हैथवे तो उनकी वाइफ थी ना, मेरी फिटन। ओके, राइट, मेरी फिटन। ओके, ठीक है, क्लियर। बेसिकली मैरी फिटन के बारे में लिख लीजिएगा। मैरी फिटन was a gentlewoman from England, who was a maid, M-A-I-D, maid to Queen Elizabeth. She had a love scandal with William Herbert, H-E-R-B-E-R-T, William Herbert, who was the Earl of Pembroke, Earl of Pembroke, P-E-M-B-R-O-K-E, Pembroke, was the Earl of Pembroke. More, or you can say many of the contemporary writers and critics, have referred her
to be the dark lady within double inverted commas. Okay. So सर that was के बाद क्या है? married, referred to be the dark lady. Done everyone? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. शेक्सपियर्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड. ये क्या है? ये आप लोग सब पढ़े होंगे. ऑल वेल दैट एंड्स वेल. बाद में ये इसको हम लोग एज एन कह सकते हैं ईडियम भी यूज करते हैं ना. बताइए ये क्या है? अब देखिए इसमें ना इसका आंसर छुपा है. ठीक है. ऑल वेल दैट एंड्स वेल इसका मतलब क्या होता है? ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल इसका मतलब क्या होता है? अंत भला तो सब भला. यानी शुरुआत में हाँ अगर कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, लाइफ में जब लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक ही है. तो इसको बोलेंगे क्या? ये क्या है? अ प्रॉब्लम कॉमेडी. क्या है ये? अ प्रॉब्लम कॉमेडी. ठीक है ना. प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है और तब उसमें सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए क्या कहलाएगा? अ प्रॉब्लम्स कॉमेडी. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट हु रोट ऑल ट्रेजेडीज. ठीक है. एक ऐसा ड्रामेटिस्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए जिसने सिर्फ ट्रेजेडीज ही लिखा है. आप 3 ऑप्शन है आपके पास. क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, थॉमस किड. बताइए. और नन ऑफ दीज भी. वेरी गुड. क्रिस्टोफर मार्लो. ठीक है. क्रिस्टोफर मार्लो. अच्छा क्रिस्टोफर मार्लो का कोई रचना बताइए. क्रिस्टोफर मार्लो का कोई ड्रामा. सर द जीव ऑफ माल्टा, टैम्बुरलैंड. वेरी गुड वेरी गुड. तो सबसे ज्यादा पॉपुलर इनका सबसे ज्यादा कौन सा था? सर डॉक्टर फॉस्टस. वेरी गुड. डॉक्टर फॉस्टस पढ़े हैं ना? यस सर. वेरी नाइस. जिन्होंने मास्टर्स किया होगा इग्नू से वो डॉक्टर फॉस्टस पढ़े होंगे, सिलेबस में है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए. इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डू द फॉलोइंग लाइन्स फिगर. शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन्स मिलते हैं? द लुनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट. ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑप्शंस हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम. इसको आप ड्रीम कर लें. ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, या फिर नन ऑफ दीज. बताइए. क्या है सही जवाब? अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ये बहुत ही अच्छी सी कहानी है इसके अंदर. अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. ठीक है. आप जरूर पढ़िएगा. अगर नहीं पढ़े हो तो हम लोग इसका समरी देखेंगे आने वाले क्लास में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Whose burial took place inside Stratford Church? स्ट्रैटफोर्ड में जन्म किसका हुआ था? विलियम शेक्सपियर का. तो उनको जो दफन किया गया, चूंकि इनको राजकीय सम्मान के साथ दफन किया गया था. ठीक है. नेशनल पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे उस समय के ये. तो जाहिर सी बात है कि इनको कहाँ दफन किया गया? क्या वहां पे किसको दफन किया गया? बोलिए. विलियम शेक्सपियर को. William Shakespeare, right? He was buried there in the Stratford Church. ठीक है. Hotspur is a character in Shakespeare's. बताइए. Hotspur, ठीक है, शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जो किसमें मिलता है? Love Labours Lost. किसमें मिलता है? Love Labours Lost. ठीक है. We are leading to the last question of the day and it is क्या है ये देखिए. Will you give up your Indian empire on your Shakespeare, you English?
ठीक है, ये किसने कहा था बताइए? थॉमस कैरलिल, थॉमस कैरलिल, ठीक है, थॉमस कैरलिल। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप सभी से, मुझे बताइए कि विलियम शेक्सपियर ने कितने टोटल पोएम्स लिखे हैं, बताइए। शेक्सपियर का टोटल पोएम वही तो कितना है? पोएम्स है ना, तो आंसर दीजिए। 154। 150। अभी आपने क्या बोला था? मतलब सोनेट भी तो काइंड ऑफ पोएम ही है ना, तो 154 पोएम। हाँ, 154 पोएम। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 क्या लिखे हैं? सोनेट्स। क्या लिखे हैं? सोनेट्स। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 2 बहुत लॉन्ग पोएट्री भी किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोएम्स कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर अगर पूछेगा एग्जाम में तो आंसर कितना हो जाएगा बताइएगा? 156, ठीक है ना? 156, क्लियर हुआ? सो द टोटल नंबर ऑफ पोएट्री कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर इज व्हाट? 156। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही रखने वाले हैं और कल जब मिलेंगे तो करेंगे सिलेबस का अगला पड़ाव हमारा शुरू, जो कि है सोनेट नंबर 3, ठीक है? तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं यहाँ समाप्त। गुड डे एवरीवन। अगर पूछना है कुछ तो पूछिए। हाँ, ये पूछना है जैसे कि आज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सर, तो कुछ ऐसा भी ड्रामा का नाम आया जो हमारे सिलेबस में नहीं था, तो क्या एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। कैरेक्टर इसमें है तो अच्छा, तो मतलब जो हमें नहीं भी पढ़ना है ड्रामा या ट्रेजेडी जो भी है, देखिए, कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं लिटरेचर में जिनको आप रेफर के लिए पढ़ लीजिएगा, रेफरेंसेस के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि किसी एक नाम का कैरेक्टर किसी दूसरे रचना में भी दिखा हो, तो आपसे उस तरीके से पूछ सकता है कि इस नाम का कैरेक्टर शेक्सपियर का, आपके सिलेबस से ही पूछ रहा है, इस नाम का कैरेक्टर आपके इस रचना में दिखा है, तो इसी नाम का कैरेक्टर इनमें से और किस राइटर के किसी रचना में दिखा है, इतना डेप्थ में पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन का लेवल एनहांस करेगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखा गया है पहले भी, ठीक है? अगर नहीं आया तो फिर तो बिजी है ना, सिलेबस तो हम कर ही रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना जरूरी है ना। और कोई डाउट है तो पूछिए, और किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।